मोहम्मद साहब जब मक्का में थे, मदीने में थे, तो 24 साल तक उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि ये भी देवता और ये भी देवता, ये सब पूजा करी जा सकती है, इन सब को हम मानते हैं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। वहां एक अलग कुरान है, उतने दौर का एक अलग कुरान है। जब वहां से माइग्रेट होके गए और जब यकायक एक बहुत रिचेस्ट वुमन खतीजा जो विडो थी, जब उनसे उन्होंने शादी की, जो वो कोई 45-46 साल की थी और ये 24-25 साल के थे, उसके बाद जो दूसरा कुरान है उसमें जब लोगों ने कहा कि आपने अब तलवार की बात कर रहे हैं आप, तो जो अब आप मदीने में थे तो आप ये कहते थे, तो उनके अपने अल्फाज हैं, ये मेरे नहीं हैं, कि नहीं उस वक्त मेरे ऊपर शैतान आ गया था। यानी जो अच्छी भली बातें की थी उस पर भी उन्होंने पानी फेर दिया। और फिर जब तलवार उठाई, यानी जब मदीने में थे तो कोई 40 या 50 उनके फॉलोअर थे, मात्र 40-50, और जब तलवार उठाई तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में फॉलोअर ही फॉलोअर है उनके। उन लोगों ने इतनी जबरदस्त मार्केटिंग की कि इस देश की सारी मार्केटिंग कंपनियां फेल हैं। मोहम्मद साहब के जो पहली पत्नी थी, जो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी मोहम्मद साहब की, फातिमा, उनके शौहर, उनके पति अली, जब वो सजदे में नमाज पढ़ रहे थे तो उनके बराबर में एक आदमी लेटा हुआ था। उनके बराबर में एक आदमी अपने सजदे में लेटा हुआ था। सजदे में पूरा आपका सर जमीन पर लगता है और आपकी बॉडी जो है, चेस्ट नजर नहीं आता। वो काफी 1 घंटे से लेटा हुआ था। अली ने उससे पूछा कि भाई तुम सजदे में क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं, इसलिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। और जब अली सजदे में गए, उसने तलवार छुपा रखी थी, उठा और अली की गर्दन काट दी। सुबह 4:30 बजे फजर की नमाज अली के कत्ल हुआ और उनके नवासों को, हसन और हुसैन को, करबला के मैदान में 3 दिन तक प्यासा रखा गया, उनको मार दिया गया। मोहम्मद साहब के ख़ानदान को मारा गया। न तो वहाँ रामलाल था, न श्यामलाल था, और आरएसएस की भी कोई ब्रांच नहीं थी वहाँ, तो इनके ऊपर भी कोई आरोप नहीं। तो हम उस कत्ल में शामिल नहीं थे। अब अगर मैं ये कह दूं कि अगर इस धरती पे 1400 साल पहले वो कौन आतंकवादी था जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के खानदान को मारा, क्योंकि उसने इसलिए नहीं मारा कि वहां कोई सत्ता की लड़ाई थी, बिलीफ की लड़ाई थी। और वो कौन लोग थे? वो लोग शिया कहलाते हैं जिन्हें मारा गया। इसलिए इमाम हुसैन, अली, फातिमा, ये सब एक तरफ, ये दूसरी तरफ। इसीलिए हिंदुस्तान में 4,75,00,000 शिया रहते हैं। ईरान शिया कंट्री है। इस सब के बावजूद भी कि भारत में कोई सरकार ये रहे या वो रहे, ईरान से आपके संबंध हमेशा ठीक रहे। आपकी बुरे वक्त में कट्टरपंथी अपनी जगह है। इस देश में 4.5 करोड़ से ज़्यादा शिया हैं। उनका कंट्रीब्यूशन उठा के देख लीजिएगा, इस देश के डेवलपमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो जो अली के कातिल थे, जो हुसैन और हसन के कातिल थे, वही पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद चला रहे हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और उन लोगों ने तो कुरान की आयतों को भी टेम्पर कर दिया है। तो ये हमारे देश में
सहारनपुर के पास एक जगह है जिसे आप लोग देवबंद के नाम से जानते हैं, और उसे कहते हैं देवबंद इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट। ये वही लोग हैं। एक बरेली जगह है, वैसे तो दूसरे काम के लिए जानी जाती है बरेली, बड़ा पागल खाना है वहाँ। जिन लोगों का आगरे में ठीक से इलाज नहीं हो पाता उन्हें वहाँ भेजते हैं। लेकिन उसी बरेली में एक इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है जिसे कहते हैं बरेलवी स्कूल। अब बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट क्या है और देवबंद स्कूल ऑफ थॉट क्या है? बरेलवी कहते हैं कि ये जो मज़ारे हैं, ये जो पीर हैं, हम इनको मानते हैं। देवबंद स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में ये कोई मज़ार वज़ार नहीं आएगी, डायरेक्ट बात होगी मोबाइल से। लेकिन जैसे ही भारत के अंदर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करनी होती है तो पूरे इस्लाम के अंदर, पूरी दुनिया में जो 72 सेक्ट हैं, टोटल 72 सेक्ट हैं, वो सिर्फ भारत में है, क्योंकि यहां दुकान चलाना ज्यादा आसान है। पूरी दुनिया में नहीं मिलते आपको, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को पनपाया है। वो जैसे ही ये मामला आता है तो वो सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। ये महज इत्तफाक है कि उसमें से सिर्फ जो बड़ा सेक्ट है जिसे आप शिया कहते हैं, वो पूरी शिद्दत के साथ कहते हैं कि भगवान राम, श्री कृष्ण और जितने भी लाइन से आप कहें, बोले ये सब अवतार हैं। ये जैसे मोहम्मद साहब पैगंबर थे ऐसे ही ये भी हैं, और ये समय समय पे आते रहेंगे। उनका ये कहना ही, उनकी ये सोच ही उनके खिलाफ है, जिसके चलते इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में शियाओं के कत्ल को कहा गया है वाजिबुल कत्ल। उनका कत्ल जस्टिफाई है। आपके मुल्क में भी शियाओं को मारना बुरी बात नहीं समझी जाती है। इसलिए जो मुसलमान आपको ज्ञान देते हैं इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, हमारे यहाँ कोई ज़ात पात नहीं होता, तो कहेंगे ये 72 क्या हैं, 72 क्या हैं ये? हम पूछते नहीं हैं। शिया जो है, जब सुन्नी नमाज पढ़ लेता है उसके आधे घंटे बाद जाता है पढ़ने। मस्जिदें अलग हैं, और एक आपने उनका, उसको आप फेस्टिवल नहीं कह सकते, उनके गम का दिन होता है जब वो मुहर्रम मनाते हैं। हमारे हिंदू भाई इतने भोले लोग हैं, इतने महान लोग हैं कि जिस सब्जेक्ट को नहीं जानते उसी में नोबेल प्राइज विनर है, और कोई पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था तो आर्ट्स फैकल्टी, आप जानते हैं, हर यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा नटोरियस होती है। अब क्योंकि उनको पता नहीं है, बेचारे शहर से आए हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी से बाहर का, अब वो कह रहे हैं असलम भाई मुहर्रम मुबारक हो। भाई साहब, अब उनको ये पता ही नहीं है कि ये कोई, भाई साहब ये मुबारक देने का फेस्टिवल नहीं है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के भाई दे रहा है, 4 लोगों को और बता रहा है। तो जहां आपकी इंफॉर्मेशन, नॉलेज अपने साथियों के बारे में यह हो, तो आप फिर कैसे किसी नतीजे पे पहुंचेंगे? लिहाजा इस्लाम, कुरान, ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए। पूरी दुनिया आपके न्यूक्लियर पावर को माने या ना माने, आप विदेशी अखबार पढ़िए, पूरी दुनिया आपके साथ एक बात में आपकी ताकत को मान रही है, या मान रही है कि उनकी मजबूरी है। दोनों में से कोई भी चीज आप मान लें। पूरा यूरोप कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इस्लामिक आतंकवाद से सिर्फ हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं लड़ सकता। और इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत सारे बम हैं, ये वजह नहीं है। आप इस सोच से पिछले 700 सालों से लड़ रहे हो। आप लड़ते 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 आपके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है। आप कंफ्यूज नहीं हो,
कुछ परसेंट लोग कंफ्यूज हैं। यूरोप में लोग लड़ ही नहीं सकते क्योंकि 100 साल से वो लड़े ही नहीं है। उनकी सेनाएं सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए निकलती हैं बाहर और कोई काम ही नहीं करती हैं। हम तो लगातार लड़ रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस कश्मीर में भी जारी है, हमारी प्रैक्टिस माओवाद में भी जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। हम तो रोज लड़ रहे हैं और रोज उस मानसिकता से आइडियोलॉजिकल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम लड़ रहे हैं। तो यूरोप को क्यों लगता है कि साहब आप इस्लामिक आतंकवाद से लड़ सकते हैं? वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के लिए आप निकलिए और 2 मुसलमान को चांटे मार दीजिए निकल के, ये मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका कंफ्यूजन यहां खत्म हो जाए, यहां ठीक हो जाए आप, और इससे न शर्माएं कि मेरे ये कहने से कोई नाराज हो जाएगा, क्योंकि दूसरों ने आपकी नाराजगी की चिंता नहीं की, मुल्क बांटने के बाद भी नहीं की। वो कहते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, हम भी मानते हैं इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन फर्क यह है कि पीस की डेफिनेशन और पीस की स्पेलिंग अलग अलग है। लिहाजा हम तो दुनिया के वो मुल्क हैं, मात्र 70 साल पहले ये मुल्क बटा है। किन कारणों से बटा है? और ये जब बटा है जब हमको सुबह शाम घुट्टी पिलाई गई। इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर लड़ रहे थे, मैंने माना, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन जहां इतना भाई भाई का सैलाब बह रहा था, यकायक मुल्क बढ़ते ही 21 लाख लोग मर गए। वो हिंदू भी मरे, सिख भी मरे, मुसलमान भी मरे। ये नफरत सिर्फ इमीडिएट हो सकती है कि एक घटना घटी और आपने इतने लोगों को मार दिया, 2, 4, 10 मरते तो समझ में आता था। इसका मतलब है कि एजेंडा कुछ और था, लड़ रहे थे अपने अपने एजेंडे के लिए आप, और आपको मौका मिला, आपने काम किया। और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की डिमांड की, यह भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है कि जिन्होंने मांग की वो नहीं गए। उन्होंने बनवा तो दिया, गए नहीं। 5% मुश्किल से अब वो हैं कराची में रहते हैं। जैसे बॉम्बे में हर एक को भाई बोलते हैं ना, दाऊद भाई, शाहरुख भाई, ऐसी कराची में भी भाई बोलते हैं। कराची में मेरा हेड ऑफिस था, तो मुझसे भी उन्होंने कहा और भाई क्या हाल है? मैंने कहा यार हमारे यहां भाई का मतलब कुछ और होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए, मैं उस सोच को बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरी पैदाइश और मेरी तालीम और मेरी तरबियत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई थी, इसलिए वो मुझे अपने सर पे बिठा के रखते थे। उनको लगता था कि वो जगह, ये उस जगह से निकल के आया है जिसने हमें ब्रेन प्रोवाइड किया। जो यूनिवर्सिटी जिसकी 5 ब्रांचें देश में खुल रही हैं, क्योंकि देश को अभी और बांटना है, एक से पूरा नहीं हुआ मामला। 5 जगह सैंक्शन किया है सरकार ने कि 5 यूनिवर्सिटी और ऐसी खुलनी चाहिए। इस सरकार ने नहीं किया, बहुत सीरियस मत होइए आप, इसने नहीं किया, पुरानी सरकार करके गई है। इसलिए आपको याद होगा कि सर सैयद अहमद खां और जिन्ना साहब को लेकर के पाकिस्तान में 10 साल बहस चली कि हमारे लिए कौन बेहतर था। तो वो कहते हैं कि सर सैयद बेहतर था हमारे लिए। हम बेवकूफ़ी हमने की, जो 3 राज्य हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, वो तो पहले से वहां थे। बटा तो सिर्फ पंजाब है ना, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ऐसे ही बंगाल के 2 टुकड़े हुए, भारत में तो और जगह कोई फर्क पड़ा नहीं। उनको अब समझ में आया कि भारत में जो मूर्ख लोग रहते हैं, अगर हम हिंदुस्तान में ही रहते तो जो 70 साल के बाद सिचुएशन आप है, इसमें 20-25 साल और कम कर लीजिए, उन्हीं की चलती। क्योंकि इस देश के लोगों को झूठ में रहने की आदत है। वो चले गए, लेकिन वो समझते थे कि अगर हम सर सैयद की पॉलिसी पे चलते तो इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके आज हम इस मुल्क पे हजत्ता में होते हैं। और अगर वो सत्ता में भी नहीं है, माफ़ कीजिएगा,
अगर उनका प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में, तो भी कोई नाजायज मांग भी उनकी ऐसी नहीं है जिसे आपकी सरकारें रोक पा रही हो वही रहा है जो वो चाह रहे हैं। 100 में से एक आध ना होती हो, और आपकी जायज मांग भी नहीं कोई सरकार मानती है। इसलिए 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उन पे चार्जशीट भी नहीं करते हैं, और इस देश में हिंदू टेरर होता है, और उनसे ज्यादा आपकी कम्युनिटी के लिए हिंदू टेरर को लोग फैला रहे हैं। एक बता दीजिए मुझे इस देश के अंदर जिसने यह कहा हो कि इस्लामिक टेरर है और इसको हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए। एक ईमानदार नहीं मिलेगा जो सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी का ठेका लेके घूमते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। कश्मीर में ऐसा हुआ इसलिए है, मुरादाबाद में दंगा हुआ इसलिए ऐसा है। हम सब जगह टेररिस्ट बन जाते हैं क्योंकि दुनिया ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है और कोई रास्ता ही नहीं है इनके पास में। तो उनका थॉट क्लियर है। और सर सैयद के बारे में इस मुल्क में क्या कहा गया? सर सैयद के बारे में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, जो बाद में वहां के रिसर्च स्कॉलर्स ने जब किताब लिखी तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो कभी था ही नहीं। मैं जब पढ़ता था तो कहा जाता था कि सर सैयद ने यह कहा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है जिसकी एक आंख हिंदू है और एक आंख मुसलमान है, अगर इसमें से एक भी खराब हो गई तो कैसी लगेगी। यह सर सैयद ने कभी कहा नहीं। सर सैयद की मेरठ की आखिरी स्पीच सुन लीजिए। उन्होंने 1957 के गदर को कहा गया कि ये कंजड़ लोग हैं, ये बज़ात लोग हैं जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया है। एंड ही वॉज द मैन हु गिवन आइडिया ऑफ 2 नेशन थ्योरी। लेकिन वो चले गए, यहां जो छोड़ गए वो ऐसे लोगों को छोड़ गए जिसमें सर सैयद अहमद खां भी हैं, जिसमें उनको भी सर का खिताब दिया। अंग्रेज समझदार लोग हैं, सही आदमी चुनते हैं। हम पद्मश्री के लिए सही चुने न चुने, उन्होंने सही आदमी चुना था, उनको भी सर का खिताब दिया। और एक और थे कश्मीरी जो 200 साल पहले उनका परिवार हिंदू से मुसलमान हो गए थे, उनका नाम था सर अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने आपके देश का तराना लिखा है, महान आदमी थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने सिर्फ तराना हाथ में लिया और इकबाल के गुणगान करने लगे। उन्होंने एक टॉफ़ी आपको पकड़ाई कि आप इसे चूसिए, और दूसरी कौम को पकड़ा दी। तो उनकी यौम वलादत का दिन पाकिस्तान में छुट्टी रहती है, वो उनका राष्ट्रीय कवि है। उसने एक गीत लिखा इस तराने के बाद जिसमें उसका कैरेक्टर बाहर निकल के आया, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, हमें बताया नहीं गया। और हम, इंदिरा गांधी ने भी पूछा जब राकेश शर्मा ऊपर थे कि भारत कैसा दिखता है, तो उसने भी कह दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसने भी बता दिया। हम खुश हो गए। अल्लामा इकबाल ने दूसरा तराना लिखा, उसको कहते हैं मिल्ली तराना। मिल्लत कहते हैं मुसलमानों को, मिल्लत। और उर्दू में जब कोई कहता है कौम, कौम का मतलब होता है देशवासी। उन्होंने जो मिल्ली तराना लिखा, वो मिल्ली तराना क्या था हमने पढ़ा ही नहीं। कि उस आदमी ने इलाहाबाद के 1930 में मुस्लिम लीग का जब वो अध्यक्ष चुना गया, तो उस कॉन्फ्रेंस में बहैसियत सदारत उन्होंने जो उसके अध्यक्ष के पद पे जब बैठ करके पहला भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने सर सैयद की बात को इंडोर्स किया और ये कहा कि जो वेस्टर्न इलाके में जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, इनको अलग बनाया जाना चाहिए। वो 1930 में कह रहा है, 1938 में वो चले गए, बात अलग है। मिल्ली तराने में उन्होंने कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। हम इकबाल साहब को सर पे बैठाए हुए हैं, उनका तराना गा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां तो कोई तराना लिखने वाला था ही नहीं। तो हमारी सारी थ्योरी जो है ना, ये पूरा आजादी का डॉक्यूमेंट, आजादी की कहानी एक पूरे षड्यंत्र और फ्रॉड के ऊपर है।